दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। हम लोगों ने समझा था कि हमारे देश की संविधान किन किन देशों से लेकर बनाया गया है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो। इससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना जरूर। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में बात करें तो वर्तमान समय भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारतीय संविधान में मात्र 8 अनुसूचियां थी। इसलिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। इसका जो सही जवाब होता है वह होता है 8। तो एक एक करके हम समझते हैं भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों के बारे में। आइए समझते हैं पहली अनुसूची को। दोस्तों पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होंगी। दोस्तों पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यदि नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना हो या किसी बाहरी राज्य को भारत में विलय कराना हो तो वह संशोधन भारत के संविधान की पहली अनुसूची में किया जाएगा। दोस्तों पहली अनुसूची से प्रश्न आता है कि पहली अनुसूची में क्या उल्लेखित है, तो इसका सही जवाब होता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अब हम समझते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची में उल्लेख है कि भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। लेकिन दूसरी अनुसूची में भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब हम लोग समझते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा इन चारों सदनों का सदस्य बनने वाले तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कैग द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। लेकिन अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख नहीं किया गया है। अब समझते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। इसके अंतर्गत राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का आवंटन राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में किया गया है, इसलिए चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। अब समझते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहा जाता है। अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसलिए पांचवी अनुसूची SC और ST से संबंधित है। छठवीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची शब्दों की दृष्टि से संविधान की सबसे बड़ी अनुसूची है। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में उल्लेखित विषयों का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 14 भाषाएं थी, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थीं वह है कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, अरबी, आसमी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। लेकिन 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दी गई तथा 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी,
कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दी गई तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1904 में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अब समझते हैं संविधान की एक और महत्वपूर्ण अनुसूची 9वीं अनुसूची के बारे में। इस अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है जिसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। अब समझते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। 1950 से लेकर 1985 तक दल बदल पर कोई रोक नहीं था, लेकिन 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 से कम सांसद या विधायक दल परिवर्तन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि दल बदल से संबंधित सभी निर्णय उस सदन के अध्यक्ष या सभापति लेंगे। किहोतो होलोआन बनाम जचिलू 1992 में इस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन चुनौती को खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर भी दल परिवर्तन का दर रुका नहीं। उसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 से कम सांसद या विधायक दल परिवर्तन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि दल बदल का क्या अर्थ है। पहला है स्वेच्छा से, यानी अपने आप से किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्यता छोड़ देना। दूसरा है अपने राजनीतिक दल के व्हिप का उल्लंघन करना। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों को अनुशासन में रखने के लिए जारी किया गया आदेश व्हिप कहलाता है। दल बदल के संदर्भ में संबंधित सदन के अध्यक्ष के लिए निर्णय लेने हेतु संविधान में किसी भी अवधि का उल्लेख नहीं है। यह संबंधित सदन के अध्यक्ष पर डिपेंड है कि कितने दिन में दल बदल पर निर्णय लेगा। लेकिन केशव मेघचंद्र बनाम विधानसभा अध्यक्ष मणिपुर 2020 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि दल बदल के संबंध में संबंधित सदन के अध्यक्ष को 3 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। 11वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पर हमारी अनुसूचियों की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में हम समझेंगे संविधान के प्रस्तावना के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।